हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट। ये क्लास कई जगह क्लास 11th में होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह में 11th में, और 12th में ये आईसीएसई में 12th में भी होता है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट पूरे कैलकुलस पूरे इंटीग्रेशन में यूज़ होती है। तो लिमिट हम समझते हैं होती क्या है। जैसे बच्चों एक ये पैटर्न देखो, ये वाला मैंने जो दिया है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे करते करते और आगे जाएंगे तो 1/1000 और आगे जाएंगे 1/1,00,000 एंड सो ऑन। तो कुल मिला के ये कुछ 1/n टाइप का है। n को हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले n की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, n को 2 करा तो 2 आ गया, n को 3 करा तो 1/3, n को 4 करा 1/4। तो एज n टेंड टू, ये जो वैल्यू है n की, अगर ये लार्ज होती चली जाए, बहुत बड़ी होती चली जाए, जैसे यहाँ पे 6 हो गई, फिर ये हो गई, तो 1 के कितने पार्ट हो गए? 1000 पार्ट हो गए, 0.0001। 1 के कितने पार्ट हो गए? लाख पार्ट हो गए, 0.00001। तो एज n बिकम लार्ज एंड लार्ज, जितना बड़ा ये n बनता जाएगा, ये वैल्यू जो है उतनी ही छोटी बनती जाएगी। तो यही है बस लिमिट, कि n के नेचर के साथ इस पूरे 1/n का क्या नेचर है। जैसे जैसे ये n बड़ा होगा तो ये वैल्यू किस तरफ टेंड करेगी। तो लिमिट जो है एक टेंडिंग नेचर है किसी चीज़ का, कि हम एक वैल्यू को टेंड करा रहे हैं और दूसरे वैल्यू का नेचर चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास ये कोई फंक्शन है, तो मैं n को टेंड करा रहा हूँ इन्फिनिटी की तरफ। टेंड कराने का मतलब है इसे बढ़ाता जा रहा हूँ, बहुत बड़ा करता जा रहा हूँ। इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों। तो टेंड करने का मतलब है जब ऐसे लिखा हुआ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, से पढ़ते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी और n अप्रोच टू इन्फिनिटी, कि n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है? n बड़ा होता जा रहा है। जितना बड़ा n होता जाएगा ये वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी। तो कितनी छोटी हो सकती है? मैक्सिमम 0। तो हम ये बोलते हैं एज n टेंड टू इन्फिनिटी दिस वैल्यू टेंड्स टू 0। और इसे ऐसे लिखते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0। ध्यान दो कि ये जो n है जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ये वाला नीचे वाला n, ये पूरी वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होने लगेगी, 0 की तरफ जाने लगेगी। तो ये लिमिट नेचर है। तो लिमिट लिखने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है। तो लिमिट क्या है? किसी चीज़ का टेंडिंग पैटर्न है, कि वो वैल्यू किस तरफ जा रही है। जैसे मैंने एक और सीक्वेंस ये ऊपर लिखी है, यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस बनाई है 3.1, 3.14, 3.141, 3.1415, क्योंकि ये पाई की वैल्यू की तरफ बढ़ रही है। क्या ये पाई है? नहीं, ये पाई के बराबर नहीं है, ये भी पाई के बराबर नहीं है, ये भी पाई के बराबर नहीं है, ये भी। यहाँ पे मैंने डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं लिया। यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। जैसे जैसे डिजिट हमारी बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे डिजिट 10 पे जाएगी तो वैल्यू पाई के और करीब हो जाएगी, 1000 पे जाएगी तो वैल्यू पाई के और करीब हो जाएगी। पाई कभी भी नहीं आएगी, इसलिए हम पाई की हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं। तो जैसे जैसे ये डिजिट्स जो हैं बच्चों, डिजिट्स डेसिमल के बाद टेंड करेगी, जितना ज़्यादा हो सकता है ना, लार्ज बनती जाएंगी। तो ये जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू कहाँ की तरफ टेंड करेगी? वैल्यू टेंड्स टू पाई। ठीक है। तो जो हमारा लिमिट है बेसिकली क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लिमिट एक टेंडिंग नेचर है। सिर्फ टेंड को देखना, अप्रोच को देखना, कि किसी चीज़ के साथ उस पूरे सिस्टम में वो किधर की तरफ भाग रही है वो चीज़। कभी कभी जाती भी है उसकी तरफ, कभी कभी नहीं भी जाती। अगर नहीं जा रही है, कभी कहीं और निकल जा रही है, कभी कहीं और निकल जा रही है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उस पर आगे आएंगे। तो फिलहाल लिमिट क्या है? लिमिट इज अ टेंडिंग नेचर ऑफ अ डिपेंडिंग थिंग, है ना। डिपेंडेंस जो होता है हमारा, वो यहाँ पर मैथ्स में जो डिपेंडेंट होता है बच्चों, उसे फंक्शन बोलते हैं। वो फंक्शन होता है, और जिसका फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट भी होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम x बोल देते हैं, t बोल देते हैं। जैसे वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का, है ना। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो जब हम बोलते हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब टाइम बहुत ही स्मॉल है, तो स्मॉल टाइम में हमारा v में कितना चेंज आया वो हम मेज़र करते हैं। उसी को हम बोलते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और लिमिटिंग नेचर अगर हम ले लें तो बच्चों ये बन जाता है dv बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कब? जब ये टाइम बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है ना। तो स्मॉल होने का हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो हम टेंडिंग नेचर देखते हैं। अब आ जाते हैं मैथमेटिकली हमें यहाँ पे लिमिट का कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो लिमिट हमारी यूज़ कहाँ होती है? लिमिट हमारी बहुत जगह यूज़ होती है। पूरा का पूरा जो हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये कुछ और नहीं है बच्चों, ये लिमिट ही है। आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, मेरे डिफरेंशिएशन की क्लास देखें तो मैंने बताया वहाँ पे वो लिमिट ही है और कुछ नहीं है।
कंटिन्यूटी भी लिमिट ही होती है और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वो भी लिमिट होती है। और कई जगह हम जहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं तो पूरी सीरीज में से कुछ पार्ट ले लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम लिमिट का ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो लिमिट की बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारे पास, इससे ज़्यादा भी एप्लीकेशंस है, फिलहाल जो आपके कोर्स में है वो इतनी एप्लीकेशंस हैं। अब लिमिट हमें कहाँ यूज़ करनी है? जैसे बच्चों ये वैल्यू मैंने एक फंक्शन बनाया f(x) = 1/x, मैं इसकी वैल्यू 2 पे देखना चाहता हूँ, या सिंपल ऐसे लिख देता हूँ मैं ये वाला फंक्शन x² - 1/x - 1, मैं इसकी वैल्यू 2 पर देखना चाहता हूँ कि 2 पर क्या आएगी। तो 2 पर मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखा, -1/2 -1, तो ये 3 आ गई वैल्यू। तो 2 पे तो मेरे को फाइनाइट वैल्यू मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। मैं 0 पे देख लेता हूँ, 0 पे आएगा 0 - 1/0 - 1, यानी कि -1/-1, तो +1 आ गया, 0 पे भी वैल्यू मिल गई, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसकी वैल्यू 1 पर चेक करना चाहता हूँ, 1 पर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर -1/1 - 1। अब ये आ गया बच्चों 0/0। अब इसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये 1 के बराबर है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसे काम नहीं करने कि 0/0 1 है। 0 पर डिवीज़न का रूल फॉलो नहीं होता, बाकी सब नंबर पे हो जाता, कोई भी नंबर होता 2/2, 3/3 तो वो 1 हो जाता। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये क्या है पता ही नहीं, दरअसल अननोन, कुछ भी आ सकता है किसी भी केस में, इसे आप कुछ भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? सपोज इसे कोई बोले कि 0/0 1 होता है, अज्यूम कर लिया, मान लिया हमने 0/0 1 होता है, कि 1 हम क्यों नहीं ले सकते, तो ठीक है 0/0 1 होता है। अब बच्चों इस वैल्यू पे विचार करो थोड़ा सा, 2/0, क्योंकि मैंने इसे 1 माना है तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए 2 × 1। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें हम नहीं ले सकते ऐसे, हालांकि इसका तरीका अलग है, फिलहाल समझाने के लिए। 2 × 0/0, इसको तो हमने 1 मान लिया कि सपोज ये 1 है, तो हमारा आंसर आना चाहिए इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, मैं इस 2 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 0 = 0 और फिर नीचे 0, तो ये इसको तो 1 मान लिया था तो ये 1 आ गया। तो एक ही चीज़ हमें दो अलग अलग रिजल्ट दे रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होता कभी भी। भाई कैलकुलेशन हमारी एक ही तरीके से चली गया, तो ये 2 होगा या 1 होगा, तो इसलिए ये 1 नहीं होता, इसका नेचर नहीं पता। तो ऐसे केस में, या जैसे ये हो गया इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी की हमारा बन गया, मैंने यहाँ फंक्शन लिखे हैं, जैसे फंक्शन लिखा है x² - 1x - 1, अगर हम इस पर 1 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही 1 पे मैंने इसे रखा तो 1 पे हमारे लिए आ गई दिक्कत, टेंशन हो गई हमारे लिए कि 1 पे क्या करें, 1 पे तो कोई बिहेवियर है नहीं, इसका कुछ भी नहीं पता चल रहा है इसकी वैल्यू के बारे में। तो 1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इस फंक्शन को दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम लिमिट का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। ठीक है, 1 पे हमें वैल्यू नहीं पता, 1 पे क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन 1 के आसपास हम देखते हैं कि अगर हम 1 की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या चेंज आएगा, वो हम देखते हैं, वो पैटर्न हम फॉलो करते हैं, क्योंकि 1 पे तो अब हो नहीं सकता, तो 1 के आसपास हमें इसका बिहेवियर चेक करना होता है। इसी तरह इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन सारी ये जो फॉर्म लिखी है इन्हें इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। 7 तरह की फॉर्म होती है बच्चों, जहाँ पर हमें लिमिट लगानी पड़ती है बेसिकली, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 0 to the power 0, 1 to the power इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टू द पावर 0। ये 7 तरह के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है जिसपे हमें लिमिटिंग बिहेवियर चेक करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि हमारे पास इस केस में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इन पॉइंट पे, जैसे cosec x/cot x, तो 0 पर ये भी इन्फिनिटी बन जाता है, ये भी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हर पॉइंट पे नहीं है, केवल कुछ पॉइंट पे ऐसा हो रहा होता है। जैसे इसको कहाँ दिक्कत आ रही है 1 पे, इसको कहाँ दिक्कत आ रही है 0 पे, इसको कहाँ दिक्कत आ रही है 90 पे, इसी तरह इस फंक्शन को 0 पे ये फॉर्म ले लेगा, इंडिटर्मिनेंट हो गई। तो ये सारे फंक्शन मैंने लिखे हैं। x की पावर x, तो जब x 0 होगा तो 0 to the power 0, फिर इंडिटर्मिनेंट, ये भी हमें नहीं पता, इसका आंसर 0 नहीं होता। x = 1 होगा तो ये 1 to the power इन्फिनिटी एंड सो ऑन। तो हमें लिमिट कब निकालनी है? जब हमारा फंक्शन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ले लेगा, उस केस में हमें लिमिट निकालनी होती है। लिमिट निकालने के तरीके हैं कि हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट निकालते कैसे हैं? जैसे 1 पर इसे दिक्कत आ गई, तो हाउ टू फाइंड लिमिट और वेयर टू फाइंड लिमिट, हाउ टू फाइंड लिमिट और वेयर, किस पॉइंट पर, ठीक है ना, किस पॉइंट पर हमें लिमिट निकालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 को छोड़कर इस पर कुछ भी रख दो तो वो जो आंसर आएगा वही उसकी लिमिट है। अगर वैल्यू मिल रही है हमें किसी पॉइंट पे, जैसे 2 पे मेरे को इसकी वैल्यू 3 मिल गई, तो 2 पे इसकी लिमिट भी 3 है। जिस पॉइंट पे वैल्यू मिल गई फाइनाइट वैल्यू, वही उसकी लिमिट बन जाती है। जिस पॉइंट पे फंक्शन दिक्कत कर रहा है वहाँ हम लिमिट निकालेंगे, है ना। तो इसकी लिमिट 1 पे 0/0 नहीं होगी, तो लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 तरीके से मैं बताता हूँ।
हमें 1 की तरफ चल के देखना है, हमें 1 की तरफ मूव करना है और तब देखना है कि इस फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों सपोज ये हमारा 1 है, यहाँ पर x = 1, ये नंबर लाइन बना दी मैंने। तो मेरे को 1 की तरफ जाना है और ये देखना है कि इस फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो x - 1 x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अगर ये x 1 हो जाएगा तो ये 0 और ये 0, तब नहीं काट सकते इसे। इन दोनों को जब हम काटते हैं बच्चों, जैसे हमने इसको काट दिया ये, और इसको मैंने लिख दिया, इसका आंसर x + 1 है। ये तभी वैलिड होता है जब x ≠ 1, मतलब जब ये 1 ना हो, ये नॉन जीरो वैल्यू हो तो काट देंगे, है ना। जैसे 2 × 3/2 है तो इसे काट देंगे, तब हमारा आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 1 लेके काट दूं, 0/0 ऐसे हो जाए और 3, फिर इसे काटूँ 1, तो मैंने अभी जो बताया था वो केस बिगड़ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो जब हम इसे काटते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई ये 0 नहीं है, तो ये इसके बराबर है। देखो अब मैं पूरे फंक्शन को लिखने जा रहा हूँ दोबारा से कि x = इसके 2 केसेस बनेंगे बच्चों इस फंक्शन के। एक ये बनेगा, एक ये हो जाएगा x + 1 जब x 1 के बराबर नहीं है, उस केस में एक फैक्टर इसका कट जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस इसका क्या बनेगा, दूसरे केस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा x = 0 पे। x = 0 पे क्या है, x = 1 पे क्या है पता नहीं, x = 1 पे फंक्शन का पता नहीं, बिगड़ गया फंक्शन के, हालात बिगड़ गए, कंफ्यूज हो गया, सटिया गया, ऐसे नहीं पता चल रहा कि अब क्या होना है जी 1 पे। तो 1 नहीं है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर 1 है तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। अब हम 1 की तरफ बढ़ेंगे, 1 की तरफ टेंड करेंगे और देखेंगे इस फंक्शन का बिहेवियर क्या हो रहा है। तो 1 की तरफ टेंड करने के लिए हमारे पास ये नंबर लाइन पे 1 है, x = 1। तो हम 2 तरीके से टेंड कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ से जा सकते हैं 1 की तरफ, और एक हम यहाँ से आ सकते हैं 1 की तरफ, 2 तरीके। तो जब मैं 1 के लेफ्ट से मूव करना शुरू करता हूँ तो इसे लिखते हैं लिमिट x → 1 - जा तो 1 की तरफ ही रहे हैं बच्चों, हम देखो लेफ्ट से जा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट से जा रहे हैं 1 की तरफ, तो 1 - लिखने का मतलब है कि 1 से थोड़ा सा पहले है, लेफ्ट में है 1 के, 1 - मतलब 1 के लेफ्ट में। और जब हम राइट से आएंगे बच्चों तो इसे बोलेंगे लिमिट x → 1+। तो लिमिट भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं भाई, एक पॉइंट की तरफ मूव करना है ना नंबर लाइन पे, 2 तरीके, एक लेफ्ट से मूव करो, एक राइट से मूव करो। तो जब लेफ्ट से मूव करेंगे किसी पॉइंट पे, यहाँ मैं 1 की तरफ मूव कर रहा हूँ तो 1-, यहाँ मैं राइट से मूव कर रहा हूँ 1 की तरफ ही तो 1+। कभी कभी ऐसे ही फंक्शन होते हैं, इस पे वैल्यू कुछ और आती है, इस पे कुछ और आ जाती है। तो अगर ये दोनों वैल्यू हमें अलग अलग मिलेगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इन दोनों पे सेम नेचर आ रहा फंक्शन का तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, उसे आगे देखेंगे। तो ये बच्चों लेफ्ट केस के लिए इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे और इसे हम राइट हैंड लिमिट RHL LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो 2 चीज़ दिमाग में हो गई क्लियर कि जब हम किसी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, टेंड करेंगे, तो या तो लेफ्ट से कर सकते हैं, उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट 1- यूज़ करेंगे, और जब हम राइट से करेंगे तो 1+ राइट हैंड लिमिट। अब मैं इसका नेचर लेफ्ट हैंड पे देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड पे ये फंक्शन क्या आने वाला है। सपोज 1 से थोड़ा सा पहले मेरे वैल्यू ली 0.9, बहुत करीब देखते हैं, इतनी दूर से नहीं आते हैं यहाँ पे कि 0 से आ गए, -1 से आ गए, बहुत इसके क्लोज, भाई इसके क्लोज देखना है, बहुत क्लोज क्या हो रहा है। तो 0.9 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 1 के बराबर नहीं है 0.9, तो यहाँ रख देंगे 0.9। इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ fx। तो f 0.9 कितना आ गया बच्चों, f 0.9 आ जाएगा, यहाँ पे 0.9 रख देंगे, सिंपल जुड़ जाएगा, 0.9 + 1 है ना, तो 1.9 आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 0.9 1 की तरफ जाना है ना, और आगे बढ़े 0.99, फिर और आगे बढ़ेंगे 0.999, और आगे चलते रहेंगे ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो मेरी वैल्यू कैसे चलती रहेगी, 0.9 पे तो ये आई, 0.99 पे क्या आएगी, 1 में 0.99 जुड़ जाएगा तो 199 आ जाएगी। इसी तरह एंड सो ऑन, फिर आ जाएगी मैं सीधा 1999। तो जैसे जैसे ये वैल्यू मेरी 0.9 0.99 सो ऑन ये किधर जा रही है, 1 की तरफ ही तो जा रही है। तो ये वैल्यू देखो किधर जा रही है, 1.9 1.99 1.999, ये किधर जा रही है बच्चों, ये 2 की तरफ जा रही है ना, 2 के क्लोजर होती जा रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं जब हम लेफ्ट की तरफ से 1 की तरफ मूव करते हैं तो हमारी वैल्यू किधर की तरफ मूव कर रही, 2 की तरफ मूव कर रही, किधर की तरफ मूव कर रही, 2 की तरफ मूव कर रही है। तो इसे कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, इसे कैसे लिखेंगे, लिमिट x → 1- मतलब लेफ्ट से जा रहे हैं 1 की तरफ। तो ये जो हमारा fx है, जो फंक्शन है, इस फंक्शन को ये लिख देते हैं, ये बच्चों किधर की तरफ मूव कर रहा है, ये 2 की तरफ।
तो इसको लिखने का मतलब यही है कि लिमिट x टेंड टू -1, x अगर 1 की तरफ मूव कर रहा है लेफ्ट से, 1 माइनस का मतलब लेफ्ट से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है 2। फंक्शन का कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, फंक्शन 2 पे जा रहा है बस, वो लेफ्ट या राइट से नहीं, लिमिट है ना, लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी। अब इसी तरह राइट हैंड नेचर देखते हैं कि जब हम राइट से आएंगे तब क्या फ़र्क पड़ेगा फंक्शन पे, तो राइट से आने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो राइट में जब मैं होऊंगा इसके 1 के, तो यहाँ पे मैंने मान लिया 1 के बहुत क्लोज, मेरी वैल्यू 1.1 है क्योंकि 1 से तो बड़ी होगी, और थोड़ा सा 1 की तरफ लेके आओ तो इसे थोड़ा और घटाओ 1.01, और आओ 1 के करीब 1.001, और आओ 1 के करीब 1.0001, इस तरीके से आएंगे। तो ये हम घटते हुए जा रहे हैं 1 की तरफ, है ना, तो जा तो हम 1 की तरफ ही रहे। फंक्शन को देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। फंक्शन बहुत सिंपल सा है, 1 में x जोड़ दो, कब, जब x 1 के बराबर नहीं है। तो ये 1 के बराबर तो नहीं है, तो इसमें जोड़ दो, इसे 1 में इतना जोड़ दो तो ये 2.1 हो जाएगा सिंपली, फिर 1 में इतना जोड़ दो तो ये 2.01 हो जाएगा, फिर 1 में इतना जोड़ दो तो 2.001, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हमारी कैसे चल रही है, जब हम 1 की तरफ जा रहे हैं राइट से, तो ये वैल्यू भी जा रही है किधर, 2 की तरफ ही जा रही है। देखो ये भी अभी भी तो 2 की तरफ जा रही है, 2.1 और कम हो गया, और 2 के क्लोज, और 2 के क्लोज। तो राइट से भी हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, ये जो फंक्शन है ये लेफ्ट और राइट दोनों से ही किसकी तरफ, जब हम 1 की तरफ जा रहे हैं, चाहे हम लेफ्ट से जा रहे हैं चाहे हम राइट से जा रहे हैं, हमारा फंक्शन 2 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ, 2 पे। मैं लेफ्ट से मूव करा 1 की तरफ तब भी मैं 2 की तरफ टेंड कर रहा था, मैं राइट से मूव करा 1 की तरफ तब भी मैं 2 की तरफ टेंड कर रहा था। तो कुल मिला के फंक्शन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम लेफ्ट से आ रहे हैं 1 की तरफ या राइट से, फंक्शन 2 की तरफ ही चल रहा है। और जब दोनों ही केस में हमारी लिमिट ऐसे आती है तो हम इसे कुल मिला के लेफ्ट राइट को गोली मारते हैं और सीधा बस ये लिखते हैं कि अब लेफ़्ट से आओ या राइट से आओ 1 की तरफ। अब ये बता रहा है कहीं से भी आओ, लेफ़्ट या राइट, तो कुल मिला के हमारी लिमिट कितनी आएगी, ऑलवेज 2। ठीक है, तो अगर बच्चों इसकी ऐसा होता है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये समझाने के लिए था कि हम अगर किसी पॉइंट की तरफ लेफ्ट से जाएं तो लिमिट देखेंगे, राइट से जाएं तो लिमिट देखेंगे, दोनों ही केस में सेम आंसर मिल रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। उसके लिए फिर हमें लेफ्ट राइट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं। तो बेसिकली हमारा लिमिट क्या है, एक टेंडिंग बिहेवियर है। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं कि कहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा भी होता है क्या, लेफ्ट और राइट से जाने पे कुछ अलग हो जाता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि मैंने फंक्शन ले लिया 1 ये, ठीक है, ये ले लिया मैंने फंक्शन। अब मैं यहाँ देखता हूँ ये मेरा x = 1 है, या एक काम करते हैं इसको और सिंपल कर देते हैं, 1/x कर देते हैं। ठीक है, 1/x कर दिया, और मैं 0 पे, क्योंकि 0 पे इसको दिक्कत होगी, 0 पे देखता हूँ बच्चों। तो जब मैं 0 के लेफ़्ट से जाऊँगा तो जैसे यहाँ पे मैं लूँगा वैल्यू -0.9, फिर -0.99, -0.999 एंड सो ऑन। तो इसको क्या होगा, ये हो जाएगा -1 0.9, इसका पॉइंट हटाया तो बच्चों कितना हो गया, -10/9 हो गया। फिर -0.99, तो ये कितना हो गया, -100/99। ऐसे पॉइंट हटता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो अब हम, ये मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, सॉरी, ऐसे नहीं होगा, 0 की तरफ आना है ना मेरे को। तो ये ऐसे होगा -0.1, -0.01, -0.001 एंड सो ऑन, इस तरीके से होना था। क्योंकि ये 99 तो इधर को आएगा, तो -1 इस पे देखते हैं, तो 1/-0.1, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा, ऊपर 10 आ गया, -10, 1/-0.001, तो ये हो जाएगा -100, 1/-0.001, तो -1000, इस तरीके से। तो जैसे जैसे मैं नेगेटिव से 0 के लेफ्ट से उस तरफ जा रहा हूँ तो ये वैल्यू देखो बढ़ रही है, लेकिन माइनस में बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे करते करते ये किधर की तरफ जाएगी, ये -∞ की तरफ जाएगी, है ना, -∞ की तरफ ये टेंड करेगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एज x टेंड टू 0 जैसे जैसे हम 0 मतलब 0 की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट से, देन
1/x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है, तो माइनस की देखो माइनस आ रहा है ना, तो और बड़ी हो रही है लेकिन नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर मैं राइट से आऊँ इसके साइड, राइट से आता हूँ, इधर से आता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ से आऊँगा तो यहाँ पे मैंने ले लिया 0.1 और कम करूँगा 0.01 और 0.001 एंड सो ऑन इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा 1/0.1 प्लस 10 आ जाएगा, 1/0.01 यह आ जाएगा 100, 1/0.001 तो ये 1000। तो राइट से क्या हो रहा है बच्चों, राइट से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, देखो है ना। तो एज x टेंड टू 0 प्लस, मतलब जब हम राइट से आ रहे तो ये 1/10 टू इन्फिनिटी, तो दोनों तरफ से आंसर अलग आ रहा है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, वहाँ से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। हालांकि जब इन्फिनिटी आ जाता है आंसर तो हम वैसे ही कह देते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए करा है कि अगर हम कभी लेफ्ट से आएँ और राइट से आएँ किसी एक पॉइंट की तरफ, तो फंक्शन अलग अलग तरीके से कहीं और जा सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही पॉइंट पर चला जाए। जो बिल्कुल पिछला वाला एग्जाम्पल था ये, जिसमें फंक्शन कहाँ जा रहा था, दोनों ही केस में 2 की तरफ जा रहा था, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, इसकी लिमिट क्या कर रही थी, लिमिट एग्जिस्ट कर गई बच्चों। इस केस में इसकी लिमिट है, ये सही तरीके से थोड़ा सा बिहेव कर रहा है। हालांकि हाउएवर इसकी वैल्यू 1 पे नॉट डिफाइन, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू नॉट डिफाइन, वैल्यू नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लिमिट निकाल पा रहे हैं 1 पर। जबकि इस वाले फंक्शन को देखें तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू नहीं पता और लिमिट भी नहीं पता। तो ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती और वैल्यू तो एग्जिस्ट करती ही नहीं, और ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनकी लिमिट और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अगर हमें वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है, मतलब वैल्यू मिल गई, वैल्यू एग्जिस्ट, तो इम्प्लाइज लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। उस केस में लिमिट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, भाई वैल्यू मिलेगी उस पर तो लिमिट ऑटोमेटिकली वही हो जाती है। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट है, मतलब जैसे लिमिट मिल जाए हमें, लिमिट एग्जिस्ट है, तो हम ये नहीं कह सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने ये देखा क्वेश्चन, इस पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस पर 1 पे लिमिट है लेकिन 1 पे वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गई, मान लो लिमिट मिल गई, तो वैल्यू मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये फंक्शन दे दो 1 पे लिमिट है लेकिन वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो डेफिनेटली वही लिमिट होती है। तो ये था थोड़ा सा मोटिवेशन कि कैसे हमारा लिमिट हमारा यूज़ होता है। आगे हम थ्रू आउट इस तरह के क्वेश्चन से डील करेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।